कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो मैं बता दूं कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम वहाँ किया था। हमने 5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया जिससे फॉल इन टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ 15। तो मुझे अब एनर्जी कैलकुलेट करनी है, दिस कम्स इन जूल्स, मैंने इसको किलो जूल में कन्वर्ट किया। अब मैं इसे किलो जूल पर मोल की तरफ लेके जा रहा हूँ। 5 grams of ammonium chloride was absorbing 6.27 kilojoule energy. So what is the mass of 1 mole? That is 53.5. It's giving X. Do the cross multiplication. You will get 5X 6.27 times 53.5. X will be equal to 6.27 times 53.5 over 5. So my answer would be Q. अब ये डेल्टा एच कहलाने लगेगा and that is 67.08 किलो जूल पर मोल। लेकिन अब मुझे ये देखना है इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब, टेम्परेचर फॉल हो रहा था या टेम्परेचर राइज। अगर फॉल होता है तो मैं कहता हूँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? प्लस साइन। अब मैं अगर तुमसे जनरली पूछूं कि अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी को रिलीज कर रहा है, राइट, तो यानी उसमें कंटेन्ड एनर्जी ज्यादा है, और जब वो रिलीज कर देगा तो उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स में कंटेन्ड एनर्जी कम रह जाएगी क्योंकि उसने रिलीज कर दी। अगर रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे बनने वाली प्रोडक्ट्स के पास पहले से ज्यादा एनर्जी होगी जो रिएक्टेंट के पास थी। इज दैट मेकिंग सेंस? कि अगर जो रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट के अंदर कंटेन्ड एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट में कंटेन्ड एनर्जी कम है। और अगर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जिसमें तुम्हें टेम्परेचर फॉल होता महसूस हो रहा है, तो वहां क्या अजम्पशन लगाओगे कि अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके पास एग्जिस्टिंग एनर्जी कम और अब जो एनर्जी इसके पास है वो ज्यादा है। इज दैट मेकिंग सेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। Why not, Samir? I will definitely explain it to you. देखो, सिर्फ इस बात से जानो कि एब्जॉर्ब कौन कर रहा है और रिलीज कौन कर रहा है। जो रिलीज कर रहा है इसका मतलब उसके पास एग्जिस्टिंग एनर्जी ज्यादा है, तभी वो रिलीज कर रहा है। और जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका मतलब उसके पास पहले एनर्जी कम है, तभी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, ये तो एक एब्जॉर्ब। बेटा अब्दुल रहीम, इज दिस थिंग मेकिंग सेंस टू यू? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आर यू मेकिंग योर नोट्स ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड मी बाय टाइपिंग अ मैसेज। बाकर बना रहे हैं अपने नोट्स और हारिस भी बना रहे हैं अपने नोट्स, और बस समीर और हुजैफा वगैरह सब सुन रहे हैं बस कहानियां। रैयान साहब, रैयान आपका कैंपस कौन सा है बेटा? रैयान अजीज साहब, अच्छा तुम हुजैफा अजीज के भाई हो? ये तुम हुजैफा अजीज खुद हो? ओके, जज़ाकल्लाह फॉर इन्फॉर्मिंग अस। ओके, नाउ अब एक और अजम्पशन दे रहा हूँ, देखो एक और एब्स्ट्रैक्ट दे रहा हूँ तुम्हें सोचने के लिए। और वो एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है?
अगर किसी सब्सटेंस ने किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज कर दी, एक मिनट रुको, उमर अपना माइक खोल सकते हो बेटा? जी सर। उमर, अगर किसी सब्सटेंस के पास, मैंने ये कहा ना कि एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस करेगा तो रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के पास कम हो जानी चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगी, ऐसे ही। जी। अगर किसी सब्सटेंस के पास एनर्जी ज्यादा है तो मेरी अजम्पशन क्या होनी चाहिए? मेरी अजम्पशन क्या होनी चाहिए? मेरी अजम्पशन ये होनी चाहिए कि पहले इसके बॉन्ड्स वीक थे, जब बॉन्ड वीक होते हैं तो ये कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी निकाल देते हैं। एनर्जी निकाल दी, हम इनके टूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्ज कीजिए आर, आर ने कम एनर्जी एब्जॉर्ब की ब्रेकेज के लिए, मैं इसको दूसरे कलर से आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यस, लाइक आर हैज एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट हैज एब्जॉर्ब दिस मच एनर्जी ओनली। तो इसका मतलब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स कैसे थे? वीक। जबकि इस केस में देखो रिएक्टेंट कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे कंपेयर टू द फर्स्ट केस। क्या ये बात दिमाग में जगह बना रही है? तो मैं ये कह सकता हूं, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पहली बात मैंने क्या कही थी? रिएक्टेंट्स कंटेन्ड एनर्जी was greater than products, which is why it has released. और दूसरी बात अब क्या कह रहा हूं, as reactant has absorbed less energy, which means what? That reactants had weak bonds, which is why they were broken easily. Is that making sense? Please write me in the chat box. जी, बस एक ही आदमी का आंसर आया, बाकी सब सो रहे हैं। दो। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा? एज रिएक्टेंट हैज एब्जॉर्ब लेस एनर्जी। मैं इससे देख रहा हूं, अब इस अमाउंट से देख रहा हूं। पहले अमाउंट ऑफ कंटेन्ड एनर्जी से देख रहा था कि जिसने एनर्जी रिलीज की, कौन एनर्जी रिलीज करेगा? जिसके रिएक्टेंट में ज्यादा एनर्जी होगी और प्रोडक्ट में कम एनर्जी होगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। कौन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा? जिसके रिएक्टेंट के पास कम एनर्जी होगी, तभी प्रोडक्ट के अंदर वो एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। अच्छा जी, एक पहली बात। दूसरी बात क्या की थी कि इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को देखो, जिसका ये अमाउंट कम है वो कौन हो सकता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स के अपने बॉन्ड वीक होंगे, जबकि प्रोडक्ट्स के बॉन्ड कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग। यानी एनर्जी से अगर मैं रिलेट करूं, रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी का होना इनके बॉन्ड्स को कमजोर कर देता है।
जो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज करते हैं, तो इससे अब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मुझे प्रोडक्ट्स में नजर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखो, रिएक्टर ने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसका मतलब एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? जिसके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, जिनको तोड़ना मुश्किल होता है, वही ज्यादा करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज थोड़ा सा किया, बाकी सब अपने अंदर रख लिया, तो अब इसके प्रोडक्ट्स के बॉन्ड कैसे होंगे? वीक बॉन्ड्स। तो ये एनालिसिस मैंने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से की। चलिए बात को थोड़ा सा और इसी Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के ऊपर रखते हुए आगे लेके चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है तो ले ले। एक और एक्सपेरिमेंट आपके सामने प्लॉट किया जा रहा है। दिस हैज 200 cm cube of water, a thermometer in place, a beaker, and a Bunsen burner, not Bunsen, spirit lamp, जिसके अंदर अल्कोहल भरा हुआ है इतना, और अल्कोहल के साथ इसका मास कितना आ रहा है? 160 ग्राम्स इस पूरे पर। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और मैंने इसे लाइट किया। लाइट करने के बाद 3 मिनट तक इसे इसे लाइट होने दिया। 3 मिनट तक ये जितना अल्कोहल खर्च कर रहा है, वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस बीकर। जो टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब 3 मिनट के बाद 65 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा ही होगा ना? सिचुएशन समझ में आई सबके? इज द सिचुएशन मेकिंग सम आइडिया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। वैसा ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अब मैं कंबशन करवा रहा हूँ। मैंने एथेनॉल लिया स्पिरिट लैम्प में। उस स्पिरिट लैम्प का अल्कोहल समेत मास कितना है? 160 ग्राम्स। बीकर में 200 डिग्री लाइक सेम क्यूब वाटर लिया, जिसका ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है? 20। लाइटिंग दिस फॉर 3 मिनट्स के बाद दिस इज द टेम्परेचर इज रेज टू 65 डिग्री सेल्सियस। अब जरा सोचो, अब मैं दोबारा से अप्लाई करता। Q इज इक्वल टू mc delta t, mass of water will be volume of water, c की वैल्यू 4.18, चेंज इन टेम्परेचर 45 डिग्री। तो बताओ मेरे पास जूल में वैल्यू कितनी आती है? विच इज अबाउट 37620। ये जूल्स आ गए। तो सर इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लें तो 37.620। सर आपने पानी का मास क्यों लिया? बर्न तो ये हो रहा था। हम सिर्फ उसी चीज़ का मास लेते हैं जिसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर पानी का इंक्रीज हो रहा है। पानी और एक्वा सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, वही इसका मास कंसिडर किया जाएगा। अब मेरे पास यूनिट किस में आ गया? किलो जूल। अच्छा, मास ऑफ एथेनॉल कितना रह गया? पूरे एपरेटस का मास रह गया 155। यानी कितना एथेनॉल खर्च हुआ? 160 माइनस 165, दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। मैं ये अजम्पशन बना सकता हूँ कि 5 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल is liberating 37.620 kilojoule energy. So what is the MR of ethanol? Ethanol का फॉर्मूला C2H5OH, इसका MR 46। देखते हैं 1 मोल कितनी एनर्जी यूज रिलीज करता है। 2x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बताओ कितनी एनर्जी रिलीज करता है? How did you know the mass lost by alcohol? What was the initial mass? 160 grams. And what is the final mass
when I switch this off 155, ठीक है, and the answer will be -346.1 किलो जूल। सर आपने माइनस क्यों लगाया? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है बेटा, so that's what we have studied today. I am posting these two videos on YouTube channel. Subscribe that and keep on watching videos again and again till you get through with it. ठीक है जनाब, that's all for today. जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए सब लोग। अल्लाह हाफिज़।